हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिज़ाइनिंग ऑफ बैटन कॉलम्स। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिज़ाइन ऑफ लेसिंग्स, है ना। लेसिंग कॉलम कैसे डिज़ाइन करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैटन कॉलम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख लो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, लेसिंग और बैटन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो हम पहले देख लेते बैटन होते क्या हैं। बैटन्स आर द वर्टिकल मेंबर बोल सकते हो आप इसको, जो कॉलम को अटैच करता है ना, टू कीप कॉलम इन पोजीशन। और इसका मेन काम क्या होता है, टू रेजिस्ट द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स अकरिंग इन द कंप्रेशन मेंबर ड्यू टू शियर ट्रांसवर्स शियर। जो ट्रांसवर्स शियर की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स आते हैं उसको रेजिस्ट करने का काम ही हमारा पैटर्न्स करता है। तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास इधर रखा है। डिजाइन a batten column with two channels back to back length 10 meter to carry an axial load of 1400 kilonewton. The column may be assumed to have a restraining position but not in direction at both ends. देखो ये क्वेश्चन वही मैंने पिछले वाले क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है यही, 1400 किलो न्यूटन और दो चैनल्स में भी थे। बस इसमें क्या है कि बैटन डिज़ाइन करना, उसमें लेसिंग थी। तो आप पिछला क्वेश्चन भी देख सकते हो, स्टार्टिंग के स्टेप्स वही रहेंगे ना। सबसे पहले हमको अज्यूम करना है FCD। तो हमारा FCD क्या होता है, डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हमको अज्यूम करनी है। तो मैंने बताया था चैनल्स के लिए FCD क्या होता है, 135 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसके लिए एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, PD अपॉन FCD। PD जो हमारा डिज़ाइन लोड क्वेश्चन में गिवन है, तो वो क्या है 1400 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन में करा मैंने इसको अपॉन 135। तो ये हो गया 10,370.37 mm स्क्वायर। ये अब आपको ध्यान रखना है टू चैनल्स के लिए, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ ना, टू चैनल्स के लिए लोड जो है वो दो चैनल पे आ रहा है। तो एक चैनल के लिए एरिया क्या होगा, तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम बस। तो हमारा आ जाएगा 5185.18 mm स्क्वायर। ये हमारा एक चैनल का एरिया आ गया। तो अब हमको क्या करना है, जैसे ही हमारा एरिया आता है, मैंने बताया आपको कि स्टील टेबल आपको लेनी है, इसमें स्पेसिफिकेशंस दे रखी हैं सेक्शंस की ना। तो आपको खोलना है चैनल वाला पेज, चैनल सेक्शन वाला, इंडियन स्टैंडर्ड चैनल्स। उसमें से आपको सिलेक्ट करना है ऐसा इसका एरिया इससे ज़्यादा हो, मतलब इफेक्टिव हो। जैसे कि मैंने ट्राई किया 2ISMC 350/430 न्यूटन पर मीटर। इसका क्या एरिया दे रखा था 5366। इससे ज़्यादा है मतलब इफेक्टिव है, क्योंकि ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि हम बाद में क्या है कि हमारी डिज़ाइनिंग करेक्ट रहती है, मतलब, है ना। तो अब हम देख लेते हैं इसका, वहीं से स्पेसिफिकेशन में लिख ली RXX रेडियस ऑफ डायरेक्शन अलॉन्ग XX एक्सिस और ZZ एक्सिस इक्वल है, क्या है वो 136.6। RYY 28.3 mm है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG की YY से एक्सिस से 24.4। अब ये YY एक्सिस और एक्सिस क्या हुई, देखो ये प्लान है हमारा, मान लो चैनल सेक्शन का, तो ये YY हो गई हमारी, ये एक्सिस, ये Z हो गई और ये YY हो गई, है ना। तो यहाँ से CG की डिस्टेंस CYY, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, IZZ लिख दिया मैंने, IYY लिख लिया ना। अब टोटल एरिया क्या होगा हमारे सेक्शन का, अब एक का क्या है 5366, तो दो का निकालने के लिए हमको दो की जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 10,732 mm स्क्वायर, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको एरिया निकालने के बाद जस्ट आपको निकालना है स्लेंडरनेस रेशियो, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो से आपकी FCD की वैल्यू आएगी और SCD से आपका डिज़ाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी निकलेगा। तो स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, KL/R। तो स्लेंडरनेस रेशियो KL/R। अब KL क्या है, KL है इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ में ये K क्या होती है, लेंथ तो L तो मालूम हमको 10 मीटर है, तो K क्या है। अब K कांस्टेंट है, वो कैसे मालूम पड़ता है हमको, एंड कंडीशन, हमको एंड कंडीशन गिवन है था कि दोनों तरफ रिस्टेंट पोजीशन है पर नॉट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब हिंट है, अगर आपको तो भी समझ नहीं आता तो आप पेज नंबर खोल सकते हो, ये बुक का, आपकी कोड बुक का पेज नंबर 45 पे गिवन है। जैसे ये दोनों रिस्टेंट इन पोजीशन दोनों, तो ये वाला रिस्टेंड है, यहाँ से भी रिस्टेंड है। अब इसमें ये रिस्टेंड है और ये फ्री है ना। तो ये वाला केस हो गया हमारा कौन सा, 1 तो 1 हमारा K की वैल्यू आ गई 1। तो दोनों तरफ हिंस्ट के केस में क्या होगा, K1 होगा हमारा, ठीक है। तो पेज नंबर 45 पे गिवन है, अगर आप देख भी सकते हैं यहाँ जाके। अब हमारा इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो क्या आएगा, अब इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो, क्योंकि हमको गिवन है इसमें क्वेश्चन में कि बैटन डिज़ाइन करना है, तो बैटन के लिए हमेशा स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू इफेक्टिव लेते हैं हम, तो वो हमारे को पेज नंबर 51 पे मिल जाएगा। 51 हम पेज नंबर खोलेंगे कोड बुक का, तो वहाँ पे गिवन है कि ये लिखा द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो KL/R ऑफ बैटन कॉलम शैल बी टेकन एज 1.1 टाइम्स द मैक्सिमम एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो, ओके। पिछले हमारे लेसिंग से हमने 1.05 का यूज़ किया था, यहाँ पे 1.1 मल्टीप्लाई करना। और हमेशा ध्यान रखना है कि R जो है वो मिनिमम नहीं है, यहाँ पे मैक्सिमम लेना है हमको। तो मैक्सिमम R 136.6 है ना। तो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो क्या वैल्यू आएगी, तो 1.1 में हमें 73.20 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1.1 मल्टीप्लाई
3.20 तो 80.5 तो हमारा इफेक्टिव आया। ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये बहुत मैंने यहाँ पे गलती कर जाते हैं कोई भाई। तो पिछले सी में 1.05 और यहाँ पे इफेक्टिव 1.1 है ना। तो अब हम देखते हैं, अब जैसे ही हम ये निकालते हैं तो हम आते हैं बकलिंग क्लास के ऊपर। अब बकलिंग क्लास कैसे मालूम चलेंगे हमको, तो बकलिंग क्लास के लिए पेज नंबर आप खोल लो 44। तो 44 पे आप जैसे आएंगे कोड बुक की, तो कोड बुक में दिया हुआ है चैनल सेक्शन है। तो चैनल सेक्शन के लिए हमेशा बकलिंग क्लास सी होती है। हाँ, पिछली वीडियो में बताया था और यहाँ पे बता रहा हूँ, चैनल सेक्शन के लिए हमेशा बकलिंग क्लास सी, यहाँ पे कोई भी बिल्टअप सेक्शन है तो सी ही लेना है हमको। अब FCD की वैल्यू क्या आएगी, अब आपको जैसे ही आप बकलिंग क्लास ढूंढते हो उसके बाद आपको डायरेक्ट आना है बकलिंग क्लास वाले पेज पे, मतलब 42 पे, जहाँ पे बकलिंग क्लास सी के लिए डिज़ाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दे रखा हो। अब मैं बताया कि आपकी 80.52 वैल्यू है ना, तो 80.52 की वैल्यू केएल अपॉन आर की किस रेंज में आएगी, 80 और 90 के बीच में। यहाँ आपको 250 के नीचे वाली वैल्यू लिखनी है, तो यह 136 और 121, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आप लिख लेना यहाँ पे। तो ये लिख ली मैंने 80, 90, 136, 121। अब आपको क्या करना है, इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना है। इंटरपोलेशन फार्मूला क्या है, मान लो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, y2 है। अब मैंने केएल अपॉन आर वाले को x लिया तो इसको x लेना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है FCD की। अब FCD निकालना है तो उसको y ले लो। अब y का फॉर्मूला क्या बनेगा, निकालना y है ना, y इजिकल टू FCD इजिकल टू y1 माइनस, मतलब FCD वाला y1 माइनस ये करना है इन दोनों का डिफरेंस अपॉन इन दोनों का डिफरेंस, मतलब y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1, मीन्स बिगर में से स्मॉलर माइनस करना आपको, मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1, मतलब x ये हो गया और ये x1 हो गया, ठीक है। तो इंटरपोलेशन फॉर्मूला है आपका, ये नोट कर लेना आप। और FCD इसलिए 136 माइनस 136 माइनस 121 अपॉन 90 माइनस 80 मल्टीप्लाई बाय 80.52 माइनस 80, तो हमारा FCD आएगा 135.23 न्यूटन पर mm²। अब PD क्या निकलेगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, तो AC FCD मालूम है हमको, है ना। FCD क्या है, स्ट्रेस है, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हुआ, स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया इंटू स्ट्रेस, तो क्या होगा 10,732। 2 चैनल्स के लिए एरिया मैंने बताया था आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, और 135.2 FCD हमारी 23 कुछ नहीं। तो क्या आएगा हमारा 1451.28 किलो न्यूटन। अब आप देख सकते हो कि ये हमारा डिज़ाइन लोड से ज़्यादा है। डिज़ाइन लोड हमारा क्या दे रखा था हमको, 1400 दे रखा था ना, इससे ज़्यादा है, मतलब हमारी डिज़ाइन करेक्ट है। अब हमको आ जाना है मेन मुद्दे पे। हमारा मेन मुद्दा क्या है, डिज़ाइन ऑफ बैटन्स डिज़ाइन करना। अभी तो हमने चैनल डिज़ाइन किया, अब हमको करनी है डिज़ाइनिंग ऑफ बैटन्स। तो बैटन्स मैंने बताया हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होते हैं। तो अब देख लो, सबसे पहला आपको निकालना है इसके अंदर स्पेसिंग ऑफ बैटन्स। अब स्पेसिंग ऑफ बैटन्स मतलब बैटिंग्स कितनी स्पेसिंग पे लगेंगी, मतलब ये है ना, ये बैटन्स है तो कितनी स्पेसिंग पे हमको लगानी है। मतलब ये स्पेसिंग हमेशा हम लेते हैं इस होल, मतलब इसके मिडल वाला जो भी बोल्ट किया उसके होल्स के सेंटर से सेकंड बैटन के होल के सेंटर तक इफेक्टिव होती है हमारी, नहीं तो ये स्पेसिंग ली जाती है। देखो अगर आपको नहीं मालूम तो पेज नंबर 51 आप खोल लो कोड का, उसमें गिवन है बैटन्स। पेज नंबर 51 में आपको गिवन है ये रहा, स्पेसिंग ऑफ बैटन्स ये रहा। अब इन batten compression member where the individual members are not specifically checked for shear stress and bending moment, the spacing of batten center to center दिया हुआ ना, तो वही सेंटर होल से लेके उसके सेंटर होल तक ऑफ इट्स फास्टनिंग्स ना, फास्टनिंग मतलब आपका बोल्ट होल शॉल बी सच दैट द सेंटर रेशियो केएल अपॉन आर ऑफ एनी कंपोनेंट ओवर दैट डिस्टेंस shall be neither greater than 50 nor greater than 0.7 times the slenderness ratio of the member as a whole about its XZ axis। तो आपको क्या ये क्या बोला कि, मतलब ये बोल रहा है कि आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो है इस लेंथ के अंदर, जो ये सी लेंथ है ना, फर्स्टनिंग के मिडल से लेके इसके मिड तक जो सी है आपका स्पेसिंग, वो उस एरिया उस पार्ट की जो स्लेंडरनेस रेशियो है वो हमेशा 50 से कम होना चाहिए, और 0.7 टाइम्स एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ मेंबर्स से भी कम होना चाहिए। हमारे पास 2 केस बन गए। अब हमको आर मिनिमम, इसमें आर मिनिमम यूज़ करना है आपको, तो के एल अपॉन आर मिनिमम हो गया उस पार्ट का। अब के एल क्या है, इफेक्टिव लेंथ। अब यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ कौन सी है हमको निकालना, किस पार्ट के लिए बोला था कि जो पार्ट का जो सेंटर जो ये डिस्टेंस है उसी का स्लेंडरनेस रेशियो, मतलब इफेक्ट क्या हुआ, तो सी होगी ना हमारी इफेक्टिव लेंथ। इस पार्ट के लिए निकाल रहे तो सी होगी इफेक्टिव लेंथ, सी अपॉन आर मिनिमम है 28.3, और तो क्या हुआ सी अपॉन 28.3 शुड बी लेस देन 50, तो ये 28.3 उस तरफ जाएगा, क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी शुड बी लेस देन 50 मल्टीप्लाई 28.3, तो ये क्या आएगा, सी शुड बी लेस देन 1415। तो ये कंडीशन आपके पास आ गई। अब दूसरी कंडीशन वहाँ गिवन थी ना कि जो स्लेंडर रेशियो उस पार्ट का
तो वो होना चाहिए 0.7 टाइम्स द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द एक्चुअल कंप्रेशन मेंबर, गिवन था ना। तो क्या होगा, तो ये के एल क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ हो गई वो हमारी कौन सी, जो ये सी मैंने बताया इस पार्ट के लिए हम स्लेंडरनेस रेशियो निकालो तो ये इफेक्टिव लेंथ सी हुई, तो सी अपॉन 28.3 आर मिनिमम शुड बी लेस देन 0.7 मल्टीप्लाई बाय 80.52, जो हमने 1.1 मल्टीप्लाई करके निकाली थी ना वो लेनी है आपको, क्योंकि वो इफेक्टिव है इस केस में। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 80.52, अगर नहीं पता आपको तो पेज नंबर 51 पे लिखा हुआ है ना। और तो सी की क्या है, ये 0.7 मल्टीप्लाई 80.52 मल्टीप्लाई 28.3, ये उधर क्या मल्टीप्लाई हो गया, तो सी शुड बी लेस देन 1595.10। अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई, एक तो आई कि सी शुड बी लेस देन 1415 और एक आई है, तो ये तो वैसे ही डिलीट हो जाएगी क्योंकि इससे तो कम ही लेना, ये इससे बड़ी है तो ये तो इससे कम लेना, मतलब 1415 से भी कम होनी चाहिए। तो कितनी ले सकते हो आप, चलो मैंने इस केस में लिया है मान लो 1200, आप ले सकते हो 1300 भी ले सकते हो कोई बात नहीं, और 1400 भी ले सकते हो, लेकिन आप और कम लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो 1200 ले ली मैंने, 1200 ओके, ये ले ली मेरी स्पेसिंग, मतलब एक चीज़ तो निकल गई कि स्पेसिंग कितनी रखनी बैटन्स की, तो 1200। अब आ जाते हैं हम साइज ऑफ बैटन्स के ऊपर। अब ये भी पेज नंबर 51 पे गिवन है आपको, पेज नंबर 51 पे ही सब कुछ गिवन है। अब मैं साइज ऑफ बैटन्स देख लेते हैं। व्हेन प्लेट्स आर यूज्ड फॉर बैटन्स द एंड बैटन्स एंड दोस पॉइंट्स वेयर द मेंबर इज स्टेड इन इट्स लेंथ शॉल हैव एन इफेक्टिव डेप्थ longitudinal knows that not less than the perpendicular distance between the centroids of the main members, and the intermediate batten shall have an effective depth of not less than 3/4 of the distance, but in no case shall the effective depth on a batten should be less than the twice of its width member। अब ये क्या बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि एंड बैटन्स और इंटरमीडिएट बैटन्स। अब सबसे पहले एंड बैटन्स को देख लेते हैं हम। एंड बैटन्स क्या है, जो सबसे ऊपर बैटन लगता है कॉलम के अंदर और सबसे नीचे जो लगता है उनको बोलते हैं एंड बैटन्स, और इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में जितने भी बैटन्स आ रहे हैं वो इंटरमीडिएट हो। तो एंड बैटन्स के लिए क्या बोल रहा है कि वो जो आपका इफेक्टिव डेप्थ है, इफेक्टिव डेप्थ क्या मतलब कि जो आप फास्टनिंग लगा रहे हो, मतलब मान लो 3 फास्टनिंग लगाई आपने, तो सबसे ऊपर वाली फास्टनिंग और सबसे नीचे वाली फास्टनिंग के बीच की जो डिस्टेंस है ना वर्टिकली, तो वो क्या होगी, इफेक्टिव डेप्थ हो गई आपकी। और टोटल डेप्थ क्या होगी, ये हुई टोटल डेप्थ, मतलब कि पूरी जो मतलब बैटन की जो विड्थ है, मतलब पूरे बैटन की जो ऊपर से नीचे तक वो होगी इफेक्टिव, और ये हो गई आपकी सॉरी ये पूरी हो गई और ये इफेक्टिव हो गई, होल से होल तक की दूरी इफेक्टिव हो गई। तो वो क्या बोलता है कि शुड नॉट बी लेस देन द सेंट्रॉइड्स ऑफ द टू मेंबर्स, मतलब इस मेंबर का सेंट्रॉइड और इस मेंबर के सेंट्रॉइड तक की जो डिस्टेंस है टोटल, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगी, आपने मान लेते इसका सेंट्रॉइड और इसका सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अब सबसे पहले तो हमको ये बीच की डिस्टेंस निकालनी डी। अब मैं पिछली वीडियो में बताया था आपको डी कैसे निकालते हैं, इस एक्सिस का और इस एक्सिस आई वाई वाई और आई जेड जेड आई वाई वाई और आई जेड जेड इक्वल करके डी की वैल्यू हम निकालते हैं। तो वहीं से आप पिछली वीडियो में आप जाकर लेते हैं ना, ये बड़ा पड़ जाएगा इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो डी वहाँ हमने निकाला था 220 mm, तो 220 mm तो यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, इसका सेंट्रॉइड होगा सी वाई वाई पे, इसके एक्सिस के अबाउट है ना, ये कुछ ऐसे ही दिखेगा ना। तो इस एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस रहेगा, सी वाई वाई रहेगा ना, और उधर तरफ ही इतना ही रहेगा। तो मतलब अगर 220 ये है, मतलब ये अगर 220 है तो यहाँ तक सी वाई वाई और यहाँ तक भी सी वाई वाई, तो इसके सेंट्रॉइड और इसके सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस क्या हुई, D+2 इंटू सी वाई वाई, क्योंकि अपने यहाँ तक तो आ गया 220, मतलब ये पूरा 220 है। उसके बाद यहाँ बढ़ना सी वाई वाई, इसकी सी जी तक बढ़ना है अपने को ना, और फिर इसकी सी जी तक बढ़ना है, तो 2 टाइम्स सी जी बढ़ा ना अपने, तो 2 टाइम्स सी वाई वाई, तो D+2 टाइम्स सी वाई वाई, वही आपके कोड में गिवन लिखा हुआ है ना ये लैंग्वेज के अंदर। तो शुड बी लेस देन नहीं होना चाहिए इफेक्टिव डेप्थ। तो क्या हुआ 220+2 इंटू 24.4 दे रखी थी सी वाई वाई, और 268.8। ठीक है, अब आपको अब ये देखो ये एच डिस्टेंस है, ये एच डिस्टेंस क्या है, देखो ये बोल्ट होल और ये इसके बैटन्स के एच की डिस्टेंस को एच डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे लास्ट होल हो गया इसके बीच की डिस्टेंस एच डिस्टेंस। तो एच डिस्टेंस हमने पढ़ा है कि मिनिमम एच डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1.5 DO, ये आपके कोड बुक में गिवन है 1.5 D नॉट। डी नॉट क्या है, बोल्ट होल का डायमीटर। अगर आप बोल्ट 20 mm का बोल्ट मानते हो, डी ग्रॉस नॉमिनल डायमीटर 20 mm का मानते हो, तो 2 ऐड करने पे ग्रॉस डायमीटर आ जाएगा। तो क्या आएगा 22, तो 1.5 22 35 एच डिस्टेंस आ गई हमारी। अब हमको देखना है कि अब आपको कम नहीं लेना है, तो आपकी कितनी है 268.8 वैल्यू आई थी, उससे ज़्यादा ही लेनी है तो कितनी ले लोगे आप 270 mm ले लो मान लो, कोई बात नहीं। अब आपको देखना है डी, टोटल डी कितना होगा। अब टोटल डी के लिए देखो आप, टोटल डी चाहिए आपको, मैंने बताया ये डी ई तो आपने निकाल ली। अभी 268.8 आई थी, तो इससे ज़्यादा लेनी है आपको, तो 270 लेनी मैंने। अब 270 ये है,
तो ये पूरी टोटल कितनी होगी, इसमें ई जोड़ दूँ और इसमें ई जोड़ दूँ, एच डिस्टेंस जोड़ दूँ, मतलब ये 1.5 डी जोड़ दूँ, तो एक ई जोड़ा और दूसरा ई जोड़ा, तो क्या करना है, टोटल डेप्थ निकालने के लिए 270 प्लस ई कर देंगे हम, तो क्या आएगा 270 प्लस 35 तो 340 mm हमारी डेप्थ आ गई। कौन सी, एंड बैटन्स के लिए। और अब इंटरमीडिएट बैटन्स पे आ जाते हैं हम, वही पेज नंबर 51 पे मैंने पढ़ा था आपको इंटरमीडिएट बैटन्स के लिए क्या होता है। इंटरमीडिएट बैटन्स के लिए लिखा हुआ था कि 3/4 टाइम्स होना चाहिए ना, ये लिखा हुआ है देखो, इंटरमीडिएट बैटन शॉल हैव एन इफेक्टिव नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दिस डिस्टेंस कौन सी, मतलब सेंट्रॉइड्स के बीच की डिस्टेंस ऑफ द मेन मेंबर्स, मतलब वो सेंट्रॉइड के बीच की जो डिस्टेंस है ना, D + 2 टाइम्स cy है वो। तो अब देखो वही लिखा हुआ था 3/4 टाइम्स मल्टीप्लाई सेंट्रॉइड ऑफ द डिस्टेंस। अब मैं वापस बता देता हूँ आपको, जैसे कि ये देखो, ये डायग्राम आपका ऊपर से आप देख रहे हो, अब ये D है, ये डिस्टेंस निकाली मैंने इन दोनों के बीच। अब इसकी CG कहाँ होगी, इसकी CG होगी यहाँ कहीं मान लेते हैं, और इसकी CG होगी मान लो यहाँ कहीं। तो ये डिस्टेंस कितनी है, CY और ये भी CY, तो D + 2 टाइम्स CY हो गया ना, सेंट्रॉइड से सेंट्रॉइड के बीच की डिस्टेंस, तो वही है D + 2 टाइम्स CY, तो CY 24.4, तो आपकी 3/4 टाइम्स 268.8 आएगा, और ये आपका अप्रोक्सीमेटली आएगा 201.6। अब आपको इससे ज़्यादा लेनी है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या ले लो, अप्रोक्सीमेट 205 ले लो। तो 205 ली, तो डेप्थ कितनी आएगी, अब इंटरमीडिएट बैटन्स के लिए डेप्थ कितनी आएगी, द डेप्थ का वही फॉर्मूला पूरी आपका, ये फास्टनिंग हो गई 1 2 3, अब ये डिस्टेंस एज होती है तो ये आपने निकाल ली, कितनी निकाली 205, तो इनमें ई जोड़ दो दोनों 2 टाइम्स ई जोड़ दो, तो 205 + ई 205 + 35 + 35, तो 275 mm। ठीक है, अब 2 चीज़ तो निकल गई। अब तीसरी चीज़, डेप्थ निकाल ली हमने, दोनों बैटन्स के बीच की डिस्टेंस निकाल ली। अब निकालना है थिकनेस कितनी होनी चाहिए बैटन्स की, कितनी थिक होगी बैटिंग, वही पेज नंबर 51 खोलो आप, यहाँ पे लिखा हुआ थिकनेस ऑफ बैटन्स ये गिवन है। द थिकनेस ऑफ बैटन और द टाई प्लेट शॉल नॉट बी लेस देन 1/50 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इनरमोस्ट कनेक्टिंग लाइन्स ऑफ रिवेट्स बोल्ट्स और वेट परपेंडिकुलर टू द मेन मेंबर। इसका मतलब ये है कि आपका जो मेन मेंबर है ना, ये दोनों, उसके बीच जो ये लाइन जोड़ रही है इन रिवेट्स को और इन दोनों को, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसके 1/15 टाइम्स होगी, मतलब 1/50 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सेस ज्वाइनिंग द रिवेट्स, मतलब ये जो रिवेट्स है इसकी ये अगर लाइन है और ये लाइन, तो इसके बीच की डिस्टेंस का 150 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ही होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी है, मैंने आपको बताया ये डिस्टेंस है D, मैंने आपको सॉल्व करा था पिछली वीडियो में, देख लेना आप जाके। तो D = 220 आया था हमारा, तो 220 प्लस अगर मैं इस डिस्टेंस को 60 मानूँ, ये हमारी गेज डिस्टेंस हो गई, तो कितनी मानी मैंने 60, लेट कर ली मैंने 60 है, और ये डिस्टेंस ही मान लो कि यहाँ से यहाँ तक 60 है, ये गेज डिस्टेंस होती है ना हमारी, जो बोल्ट होल है और इस यहाँ तक की दूरी होती है गेज डिस्टेंस, और ये वाली एज होती है और ये पिच। तो ये गेज डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, 60 मान ली, एज्यूम करिए, आप 50 भी एज्यूम कर सकते हो कोई बात नहीं, तो 60 एज्यूम की मान लो मैंने। तो क्या होगा डिस्टेंस, D + 60 + 60 हुआ ना, इस एक्सिस के और इस एक्सिस के बीच की दूरी, वही हमारी S कहलाती है, हमारी S कहलाती है, वही डिस्टेंस S कहलाती है। तो 1/15 टाइम्स S क्या हुआ, S = D + 60 + 60, यहाँ तक आ गए हम दोनों, यही डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द रिवेट्स। तो S = 220 + 60 + 60 = 340, तो T शुड नॉट बी लेस देन 1/50 ऑफ 340, तो T शुड बी नॉट लेस देन 6.8, तो आपको पता है T 6.8 से कम नहीं होना चाहिए, तो क्या ले लो, 8 ले लो, तो सो टेक T = 8 mm। अब ना हमारी थिकनेस भी आ गई 8 mm। अब हमारी क्या निकालना है, हमको बोल्टिंग करनी है। अब हमको कोड में ही गिवन है कि ट्रांसवर्स शियर टू बी रेजिस्ट बाय बैटन्स कितना होगा, ये गिवन है, ये रहा, बैटन शॉल बी डिजाइन टू कैरी द बेंडिंग मोमेंट्स एंड शियर फोर्सेस अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसवर्स शियर फोर्स VT, मतलब जो ट्रांसवर्स शियर फोर्स है VT, उससे बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स जो अराइज होंगे, जो निकलेंगे, उसको रेजिस्ट करने के लिए बैटन होना चाहिए। और VT कितना दे रहेगा, 2.5% ऑफ द एक्सेल लोड ऑन द होल कंप्रेशन मेंबर एट एनी पॉइंट इन द लेंथ ऑफ द मेंबर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन पैरेलल प्लेन्स ऑफ बैटन्स। तो हमारा जो VT है वो कितना है, उस केस में भी 2.5% ऑफ एक्सेल फोर्स था, इसमें भी वही है, सेम फोर्स आएगा 2.5% ऑफ एक्सेल फोर्स, तो 1410⁻³ न्यूटन में क्या, तो यार 35,000 न्यूटन। अब मैंने बताया N क्या है, नंबर ऑफ पैरेलल पेयर्स ऑफ बैटन्स, C जो है डिस्टेंस बिटवीन द बैटन्स, बोला था ना, जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन स्पेसिंग बिटवीन बैटन्स 1200, और S क्या है, जो बोल्ट होल है उसकी और इन दोनों के बीच की दूरी है, ये भी बता दिया मैंने आपको। जैसे ये वही है बैटन से, ये 1 2 3 इधर क्या हो गए, 1 2 3 इधर हो गए, यही जो दूरी है, ये डिस्टेंस टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक बोल्ट से, तो वो होती है हमारी S, तो 340। अब हमको देखना है कि
अब हमको देखो ये लिखा ना मैंने, एस निकाला था इसमें 340, ये वही है। और हमको क्या बोलना है कि वी हमारा निकला 35,000 न्यूटन। अब हमको बोला है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। अब इससे अराइज होंगे ना, ये ट्रांसवर्स शेयर से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अराइज होंगे। वो गिवन पेज नंबर 51 में गिवन है, ये रहा कोड में ऊपर पैटर्न शॉल ऑफ प्लेट्स एंगल्स सेक्शन देन एंड शॉल बी रिपीटेड बोल्टर और वेल्डेड द मेन पोर्शन सो एज टू रेजिस्ट साइमल्टेनियसली और शेयर। इतना शेयर रेजिस्ट करना है उसको। वी बी इज इक्वल टू वी टी सी अपॉन एन एस और अलॉन्ग द कॉलम एक्स एंड मोमेंट एम इज इक्वल टू वी टी सी अपॉन 2n एट ईच कनेक्शन। वी टी ट्रांसवर्स शेयर हो गया, सी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर हो गया, एन नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट्स ऑफ बैटन्स हो गया, जो 2 होता है हमेशा 2 ही रहेंगे इसको, और एस मिनिमम ट्रांसफर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिवेट बोल्ट, है ना। अब हमको क्या करना है कि शेयर फोर्स कितना रेजिस्ट करेगा बैटन, तो वी बी बराबर वी टी सी अपॉन एन एस, फॉर्मूला गिवन है आपको। तो वी टी गिवन है 35,000 और सी 1200 सेंटर वो डिस्टेंस बिटवीन बैटन्स, और 2 एन की वैल्यू 2 लेनी, मैंने बताया नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट्स ऑफ बैटन्स एन हमेशा 2 लेना है। 2 × 340 ये आएगा 61,765 न्यूटन। अब बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, एम वी टी सी अपॉन 2n। अब बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला गिवन है, तो 35,000 × 1200 अपॉन 2 × 2, तो ये आया ये 105 × 10⁵ न्यूटन mm। ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट करना है और ये शेयर फोर्स रेजिस्ट करना है। तो अब हम करेंगे बोल्टिंग। तो बोल्टिंग हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हम शेयर फोर्स के ऊपर बोल्टिंग करेंगे, है ना। जो हमारा डिज़ाइन लोड रहेगा बोल्टिंग के लिए वो क्या लेगा, यही रहेगा ना 61,765, इसके ऊपर ही हम बोल्टिंग करेंगे क्योंकि इसी को रेजिस्ट करना है हमको बैटन्स द्वारा। तो यूज़ 20 mm बोल्ट्स हमको अज्यूम करना है। अब मेरे को बोल्ट्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 2 वैल्यू निकालते हैं, एक तो शेयर के अंदर और बियरिंग के अंदर। ये हम बोल्टेड कनेक्शन में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपको तो भी नहीं मालूम तो पेज नंबर 75 पे दोनों फॉर्मूले गिवन है। ये रहा वी डी एस बी, एक वैल्यू हम इसकी निकालते हैं और एक निकालते हैं वी डी पी बी की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये वी डी पी बी 2 वैल्यू हम निकालते हैं, और इन दोनों में जो लीस्ट होती है वो हमारी होती है बोल्ट वैल्यू। ठीक है, अब हमको करना है शेयर में निकालना है। वी डी एस बी इक्वल एफ यू अपॉन √3 एन 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 बी प्लस एन एस एस बी अपॉन 1.25। तो हमने इसलिए किया क्योंकि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है, और हमको ये ध्यान होना चाहिए कि यह लैब जॉइंट है ना, क्योंकि बैटन्स हमारा लैब जॉइंट से कनेक्ट हो रहे हैं, कोई बीच में प्लेट नहीं लगा रहे हम, तो ये एन एस जो होता है वो 0 हो जाएगा और एन एन 1 रहेगा। तो 410 अपॉन √3 1 × 0.78 π/4 टाइम्स 20² ए एन बी क्या है, थ्रेडेड पोर्शन का एरिया है तो वो हमेशा कम होता है, तो 0.78 π/4 d² 20²। तो अब आ गया हमारी वैल्यू का ये 486,404.24 न्यूटन। वी डी एस बी आई हमारी एक वैल्यू आ गई, ये न्यूटन किलो न्यूटन में क्या है, एक वैल्यू आ गई। अब वी डी पी बी निकालना है आपको। वी डी पी बी क्या है, 2.5 kB/t एफ यू। अब kb की वैल्यू गिवन है E/3D0, ये हम निकाल चुके हैं पहले 35 1.5 DO से अपॉन 3 × 22, तो kb की वैल्यू क्या है, ये 0.53, तो kb की वैल्यू 0.53 आ गई। अब तो 2.5 × 0.53 डी क्या है, सॉरी एक डी लिखना भूल गया। तो डी क्या है हमारा, डायमीटर ऑफ होल, तो 20 × t थिकनेस 8 और एफ यू 410 होता है हमेशा, है ना। एफ यू 410 लेते हैं ना हम, ये अज्यूम क्या हमने भी, ये भी अज्यूम किया है, और एफ सी डी में ये कम आता है एफ वाई। तो ये आया आंसर हमारा 69,536 न्यूटन। अब हम देखें दोनों में से लीस्ट कौन सी है, तो बोल्ट वैल्यू वही हुई हमारी, दोनों में से लीस्ट है जो, तो लीस्ट है 46,404.24 किलो न्यूटन ओनली। तो ये हमारी बोल्ट वैल्यू होगी। अब नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको डिज़ाइन फोर्स अपॉन बोल्ट वैल्यू। अब डिज़ाइन फोर्स हमको पता है कि शेयर फोर्स के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं ना, शेयर फोर्स क्या था हमारा यहाँ, शेयर फोर्स ये निकला था ना 61,765, तो उसी के लिए डिज़ाइन करता वो 61,765 अपॉन 46,404.24 जो हमारी बोल्ट वैल्यू आई, तो आंसर आएगा 1.33, मतलब अप्रॉक्सीमेट 2 बोल्ट्स। लेकिन हम इस बैटन्स के केस में हमेशा एक बोल्ट और बढ़ा के लेते हैं, तो प्रोवाइड 3 बोल्ट्स टू टेक इनटू अकाउंट बेंडिंग स्ट्रेस ऑल्सो। जो बेंडिंग स्ट्रेस आता है उसको अकाउंट में लेने के लिए हम एक और बोल्ट लगाते हैं। तो अब हम चेक करेंगे, अब हमारी कंप्लीट हो गई, डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गई। अब हम सिर्फ चेक लगाएंगे कि हमने जो किया है वो सच सही है या नहीं। अब देखते हैं चेक फॉर स्ट्रेस इन बैटन प्लेट्स। स्ट्रेस के लिए चेक कर लेते हैं, एक तो होगा हमारा शेयर स्ट्रेस होगा और बेंडिंग स्ट्रेस होगा। देखो अगर आपको क्वेश्चन ये क्वेश्चन तो यहाँ तक ही कंप्लीट होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं जो चेक करने के लिए आपकी डिज़ाइन करेक्ट है या नहीं। तो शेयर स्ट्रेस क्या होगा, जो शेयर फोर्स है अपॉन एरिया, एरिया क्या होगा बैटन्स का, डी × टी, जो डेप्थ है टोटल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, तो वी बी क्या है 61,765 शेयर फोर्स अपॉन 340 × 8, तो ये क्या आएगी 22.70 मेगा पास्कल। अब ये वैल्यू हमेशा कम होनी चाहिए, 100 मेगा पास्कल से तो कम है, तो ये डिज़ाइन करेक्ट है, मतलब हैंड सेफ। अब हम बेंडिंग स्ट्रेस के देख लेते हैं, तो ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है 6m/TD²। ये कोड में तो गिवन नहीं है आपके, लेकिन एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, तो क्या होता है 6m/TD²। अब 6 × 105.0 × 10⁵, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट हमारा ये आया था ना पिछले केस मेरा, बेंडिंग मोमेंट हमारा ये आया था, तो
अब ये आना अपॉन टी 8 इंटू 340 का स्क्वायर। अब यह है 68.12 जो होना चाहिए लेस हमारा 165 से न्यूटन एम है ना, तो ये 165 से कम है 68.2, हाँ बहुत कम है, तो यह हमारी डिज़ाइनिंग सेफ़ है। ये आप नोट कर सकते हो, दोनों फॉर्मूला है तो मतलब हमारी एक डिज़ाइन सेफ़ है। अब हमको एक और चेक लगाना है कि जो बोल्ट के अंदर एक्चुअल फोर्स है, जो एक्चुअल शियर की वजह से फोर्स आ रहा है और मोमेंट की वजह से जो फोर्स आ रहा है बोल्ट के अंदर एक्चुअली, वो हमारा लेस है या नहीं, है ना। तो हम चेक क्या करेंगे, फोर्स ड्यू टू मोमेंट एट ईच बोल्ट पे मोमेंट होगा, 3 बोल्ट है हमारे पास तो मोमेंट होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है, m डॉट आर अपॉन समेशन आर स्क्वायर। तो m तो हमको मालूम है 105.0 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई 135। r क्या है कि इस बोल्ट से लेके इस बोल्ट होल के तक की दूरी 135, ये दोनों, ये 135 है, ये 135, क्यों कैसे निकाला मैंने, टोटल 340 है, एज डिस्टेंस हमारी 35 निकाली है, 35 निकाली तो 70 हो गया। अब 70 में से 340 घटा दें तो क्या आएगा वो, है ना, तो ये आ जाएगा ना 270 आएगा, तो 270 का आधा 135, ठीक है। और अब आर आई 135, तो अपॉन ये करें समेशन आर स्क्वायर क्या होता है, बीच जो बोल्ट होल के अबाउट एक एक्सिस ले लो, ये बोल्ट है, अब आर एक है, 2 आर है, आर एक आर नीचे आ रहा है एक ऊपर, तो इन दोनों का स्क्वायर करना है, समेशन आर वही है, तो एक आर ऊपर तरफ आया और एक आर नीचे तरफ आया। अगर मान लो अगर ऐसा होता, जैसे मान लो 5 बोल्ट है, 1 2 3 4 5, अब इसमें कितने आर आते हैं, 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर, अब बीच वाला होल्ट ये है, अब मान लो 1 आर आया, 1 आया 2 आए 3 आए 4 आए, अब इसमें क्या करते हैं 135 नीचे गए और 270 गए, फिर 270 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 135 स्क्वायर फिर 270 स्क्वायर, फिर यहाँ भी 135 स्क्वायर 270 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 आर चढ़े ऊपर 1 आर नहीं चढ़े, तो 135 स्क्वायर और 135 स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 338,888.88 किलो ओनली न्यूटन। अब आपने फोर्स ड्यू टू मोमेंट निकाल लिया ये बोल्ट पे, अब फोर्स ड्यू टू शियर भी निकाल लो, शियर के कारण क्या फोर्स आएगा बोल्ट के ऊपर, मोमेंट का कारण आ गया, और अब बोल्ट शियर के कारण क्या होगा, तो कितना शियर फोर्स लग रहा है हमारा 61,765, और हमारे टोटल बोल्ट्स कितने हैं बैटन के अंदर 3, तो 3 से डिवाइड कर दो तो 20,588.33 न्यूटन आया। अब एक्चुअल फोर्स क्या होगा इन दोनों का रिजल्टेंट, तो ये वी आर एम का रिजल्टेंट, तो अंडर रूट रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं फोर्स का, अंडर रूट ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर करते हैं ना, किसी फोर्स का रिजल्टेंट निकालना हो, जैसे ये हो गया फोर्स, अगर ये मोमेंट इस तरफ है इस तरफ है, तो रिजल्टेंट निकालने हम क्या करते हैं अंडर रूट वी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर कर दिया इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आंसर क्या है 44,102.54 न्यूटन, मतलब इतना फोर्स हमारे बोल्ट के ऊपर आएगा। तो हमारी जो बोल्ट वैल्यू है, हमने बोल्ट की जो स्ट्रेंथ निकाली वो क्या है 46,404.24, जो कि ज़्यादा है इससे, तो बोल्ट स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब कि हमारी डिज़ाइनिंग सेफ़ है। तो ये हो गई हमारी डिज़ाइनिंग बैटन की कंप्लीट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है लेसिंग, और इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अगर आपने लेसिंग नहीं देखा, पिछली वीडियो लिंक पे डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हो जाके। और ये वीडियो भी अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो गई और क्वेश्चन भी बहुत बड़ा है, टाइम लगता है इसको करने में। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो या फिर कुछ गलती हुई हो तो कमेंट करके बता देना। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर मारना। और अगले वीडियो में हम कुछ और पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।